आवाज अब बोल नहीं रहे हैं तो तुमको आवाज जाएगा कैसे बाबू? एकदम छाटल। हमारे पास का नवरत्न अलग टाइप का होता है, नौ चौपट होना चाहिए उन सबको। हाँ, टीवी ऑफ करना है, ऑफ कर देते अभी। आवाज चेंज है मेरा। इतना अच्छा राग है मेरा मोहम्मद रफी टाइप का, उस पे से कह रहा है खराब है। बताओ, मोहम्मद रफी से मैच करता है कि नहीं? और उस पे कहता है कि आवाज खराब है। बताओ, माइक खराब है। हाँ, माइक खराब है। पीछे देखो जी, आवाज में क्या दिक्कत है। 7 8 9। हो गया? आवाज ठीक है जी। अब वहां से थोड़ा सा बढ़ा देना। तो फ्रीक्वेंसिया का है, आगे पीछे करते रहते हो लोग। टीवी चालू हो गया जी? टीवी का बंद है? अब क्लियर हो गया होगा आवाज। चलो, आवाज से क्या मतलब है उसमें। वहां से क्यों ऑफ ऑन करते रहते हो लोग? एक बार फ्रीक्वेंसी गड़बड़ हो जाता है, फिर देने में फ्रीक्वेंसी। अकबर के बारे में पढ़ा रहे थे ना? अरे स्टार्ट हो रहा है, 5 मिनट रुक जाओ पीछे वाले लोग। मत चालू करना, मत छोड़ दो, चालू ही नहीं करना। सुनो, टीवी मत चालू करना। अब तुमको पढ़ना ही पड़ेगा आज। चौथा बार बोले थे, समझ में आ गया? नहीं आया तो मत सुनो। पीछे का गेट खोल दो, जिसको दिक्कत होगा चल जाएगा। हाँ, खुला है, ठीक है, वेरी गुड। हम ना नखड़ा नहीं बर्दाश्त कर सकते, याद रखना। अकबर उठ के नौटंकी करेगा तो ना बर्दाश्त करेंगे, पढ़ाना काट देंगे हम अपने सिलेबस में से। आगे समझे में नहीं आता है सबको। डिसिप्लिन लाइफ का सबसे पहले जरूरी होना चाहिए। जब देख रहे हो गधों की लाइव, टीवी चालू करने जा रहे हो, इधर इधर नहीं चालू होगा, रहने दो। इतना नहीं रखना है इन लोग को लाइव। बाकी आवाज आवाज से काम चलाइए लोग, उससे भी दिक्कत हो रहा है तो। हाँ, अकबर के बारे में हम बता दिए थे, इसके कुछ नीतियों के बारे में भी हम आपको समझा दिए थे। तो शांति से रहो बाबू, नहीं तो अभी तुम भी नहीं नजर आओगे। साउंड को वहां से कहे, एक बार जब सेट हो जाता है साउंड तो ये कहां से छूटल है सब। यहीं बैठ जा, रुको। यहीं बैठो, यहीं बैठ जाओ। आगे बढ़ते हम लोग। साउंड का कोई दिक्कत हो रहा होगा थोड़ा थोड़ा। साउंड सेट करते हैं यहाँ पे। बैठो, जल्दी जल्दी बैठो। हाँ, देखो कैसे बैठा है सब, जल्दी। अकबर ने 1562, बताइए, एक एक करके देखते चलते हैं, पीछे हल्ला नहीं करोगे लोग, आपको समझ में आएगा। 1562 से देखते, 1542 में तो जन्म हुआ, देख ही लेते हैं। 1542 में जन्म हुआ। 1555 के मच्छीवाड़े की युद्ध में पहला लड़ाई। 1556 में राजा बना और पानीपत की दूसरी लड़ाई। 1556 से 60 किसके अधीन रहा? बैरम खान। किसके नेतृत्व में? बैरम खान। बैरम खान के नेतृत्व में रहा। तिलवाड़ा के युद्ध में बैरम खान से मुक्त हो गया। 1560 से 1562 हरम दल के अधीन रहा। किसके अधीन रहा? हरम दल। हरम दल में महामानगा का हाथ था। किसका हाथ था? महामानगा। एक मिनट बाबू, साउंड का नहीं है। साउंड का 1 सेकंड बाबू, हॉल नंबर 1 में थोड़ा सा दिक्कत जा रहा है, रुक जाना था।
एक मिनट बाबू, देखिए ऊपर जा रहा है साउंड थोड़ा। खड़ी रहो बबनी लोग, काहे दिक्कत कर रही हो, बैठ जाओ नहीं तो वहीं पे। घूम कौन रही है इसमें बिचवा में? इधर आओ बबनी, इधर आओ, बैठाते हैं, इधर आओ, आगे आओ, यहाँ पे, यहाँ बैठो, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी जल्दी, इधर आओ, जल्दी आओ आगे, यहाँ बैठो, जगह है, इधर इधर इधर, जल्दी 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 जल्दी, इधर आओ, इधर इधर से, इधर सीधे सीधे यहाँ बैठो। हाँ हाँ हाँ, माफी कहियो नहीं होता है, बस एक किसी भी चीज का एक ज्वलन ताप होता है, देखेंगे जैसे लकड़ी को माचिस मारेंगे देर से जलेगा, कोयला तो नहीं और जलेगा, कागज और पेट्रोल, वहां वहां वहां, ना ना ना, वहां वहां तो बहुत जगह, वहां वहां मिट्टी तेल देखे, वो भी तो गैस देखें, गैस धाए दे पकड़ देता है। तो डिसिप्लिन के खिलाफ अगर कोई काम किया ना, हम धाए दे पकड़ देते हैं, और ये डिसिप्लिन तोड़ेगा। कोई ऐसे यमराज चालीसा आता तब ना, जैसे हनुमान चालीसा है ना, कुछ एगो क्या हो ना जी, यमराज चालीसा। सही हुआ कि नहीं? चलिए देखिए ध्यान से, 15, अब ध्यान से समझो लोग, आवाज जैसा है एडजस्ट करो लोग, अब कुछ सुधरने वाला नहीं है। 1562 में अकबर कंप्लीटली स्वतंत्र होता है और यहाँ यह दास प्रथा को समाप्त करता है। 1563 में यह तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करता है। 1564 में यह जजिया कर को समाप्त करता है और इसके बाद यह 1571 में फतेहपुर सिकरी बनाता है। फतेहपुर सिकरी बनाता है। 1575 में इबादत खाना बनाता है। थर्सडे के दिन जाना अलाउ था यहाँ पे। 79 में क्या करता है? मजहर। क्या करता है? मजहर। मजहर की घोषणा करता है। और 82 में क्या करता है? 1582 में दीन ए इलाही। क्या बना दिया? दीन ए इलाही। दीन ए इलाही। देखिए ये अकबर की सबसे फलाप नीति थी। अकबर उनको लगा कि सारे लोग जो हैं धर्मों में आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्यों ना हम सारे धर्मों को मिला के एक नया धर्म बना दे। तो हर एक धर्म गुरुओं से डिस्कस करके मेन चीज़ों को निकाला और कहा कि आज से एक नया धर्म रहेगा, दीन इलाही। दीन इलाही को व्यवस्थित करने के लिए इसने अबू फजल की जिम्मेदारी दी थी। दीन इलाही का पुरोहित किसे बनाया था? अबू फजल। किसे बनाया? अबू फजल। किसे बनाया? अबू फजल को। और दीन इलाही को मानने वाला पहला व्यक्ति महेश दास था। महेश दास कौन थे? महेश। इन्हीं को हम लोग बीरबल कहते हैं। क्या कहते हैं? बीरबल। क्या कहेंगे इसे? बीरबल। महेश दास को बीरबल। अक्सर आप लोग अकबर बीरबल की मनगढ़ंत कहानियां सुनते होंगे, सुनते हैं कि नहीं है? अकबर ने ऐसा बोला, कभी शांता बांता सुनते होंगे, कभी ऐसे ऐसे सुनते, नहीं समझ आया? तो मनगढ़ंत कहानियां हैं सब अकबर की और बीरबल की। अकबर बीरबल प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ये सब के बीच में इतना फॉर्मल बात, ये सब हंसी मजाक थोड़े होता है यहाँ पे। इतना दिमाग पे नोचाई लगता है कि हंसी मजाक कर पाएंगे लोग यहाँ पे। तो दीन इलाही का पुरोहित अबू फजल। कोई जनता ने इसे नहीं माना। धर्म बदलना बहुत मुश्किल होता है, समझ में कि नहीं आएगा? ये सब अकबर को पता ही नहीं चल रहा था। इसको लगा कि ये बहुत होशियार है यहाँ पे। धर्म बदलना कभी सक्सेस नहीं हुआ है। नोट बदलना, राजधानी बदलना, ये कभी सक्सेस नहीं हुआ। चाहे मोहम्मद बिन तुगलक ट्राई करके देख ले, चाहे मोदी जी ट्राई करके देख ले, नोट दोनों लोग बदले थे, क्या हुआ? कभी नहीं सक्सेस हो पाता है। सक्सेस होना बड़ा मुश्किल हो पाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे? तो 1542 में क्या था? दीने इलाही। 1542 दीने 82 है ना ये। और इसने यहाँ पर एक नया कैलेंडर चालू किया, इलाही संवत। कौन सा कैलेंडर? इलाही संवत। तो कैलेंडर का नाम हो गया इलाही संवत। इलाही संवत। कैलेंडर का नाम इलाही संवत। इलाही संवत चालू किया था। जबकि इस्लाम धर्म में जो कैलेंडर फॉलो किया जाता है वो है हिजरी संवत। कौन संवत? इसने कौन कैलेंडर चालू किया? इलाही संवत। क्या अकबर की यह नीति सफल हुई? अकबर की किस नीति को सुलह कुल की नीति कहते हैं? इबादत खाना। कैसे? इबादत। मजहर की घोषणा 79।
1579 और दीन इलाही 1582, दीन इलाही 1500। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब अकबर की हम देखते हैं थोड़ा आर्थिक नीति। अकबर ने ना सीताराम प्रकार के सिक्के चालू किए थे, समझ में आ गया कि नहीं? एक जैसे हेड टेल होता है ना, वैसे एक और सीता और राम के सिक्के चालू किए थे। अकबर के गोल सिक्का को इलाही सिक्का और चौकोर सिक्का को जलाली सिक्का कहा जाता था। और इसने भी दाम इसके समय रुपया भी चलता रहा, दाम भी चलता रहा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया है? किसी को दिक्कत? तो अकबर के गोल सिक्कों को क्या कहा गया? इलाही सिक्का। इसने सिक्का चालू किया सीताराम प्रकार का। कौन प्रकार का? सीताराम प्रकार के। गोल सिक्का क्या कहलाया? इलाही सिक्का। और चौकोर सिक्का क्या कहलाया? जलाली सिक्का। जलाली सिक्का, जलाली सिक्का। और इसके समय भी रुपया चलता था। समझ आ गया कि नहीं आ गया? इसके समय भी रुपया क्या होता? चल रहा था। और शेष आसुरी के समय चल रहा था। इसमें आपको देखिए मटेरियल में लिखा होगा, इसका 1 रुपया के बराबर इसके 40 दाम, 1 रुपया बराबर। और शेष आसुरी का 60 दाम। 60 लिखल है आँख का अनर कहीं का 64। बकलवा देखियो को सुबेरे पिटाएगा। तुम ही बताओ, तुम 60 बोला है कि नहीं? 60 बोला है कि नहीं? पहले ना 64 60 बोला था कि नहीं? ठीक है। हाथ निकालो। अरे देख के गलती करता है गधा कहीं का। बताइए 64 होगा तो एक बार 60 बोला, उसके बाद कर 64 हो गया। बोलिए, कोई दिक्कत? करे नहीं सर, एकदम 64 एकदम सही है यहाँ पे। आप लोग कोई दिक्कत? झांसी की रानी आप लोग, हाँ आप लोग विक्टोरिया, एलिजाबेथ, कोई दिक्कत? देखो अब कोई लेट आएंगे तो इन लोग को जमींदारी पर था रख देना यहाँ पे। गर्ल्स लोग लेट आएगी क्या मिलेगा? जमींदारी पर था, ठीक है? तो बताइए इसका 1 रुपया, इसका 1 रुपया 40 दाम। और शेष आसुरी का 1 रुपया, 1 रुपया कितना दाम? 64 दाम। बताइए ज्यादा पावरफुल शेरशाह सूरी का रुपया या अकबर का? शेरशाह। गलत है गधो। क्या देखते? देखो देखिए ध्यान से, अकबर का ये 1 रुपया, देखिए ध्यान से, अगर 64 दाम मिलाइएगा, 64 को दाम शेरशाह सूरी का, तो एगो के बराबरी कर पाएगा। आई इसमें 40 को मिलके कितना का बराबरी करे? 1 रुपया। तो दोनों के दाम में डिफरेंस था कि नहीं था? तो इसका 40 को मिलके एगो की बराबरी कर देगा और उस 64 को मिलके एगो की बराबरी करेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? कितना दाम? हाँ 64 दाम। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? देखिए अकबर के समय क्या था, 40 अकबर था यहाँ पे, ठीक है। अकबर के समय या कौन अभिषेक करके करा है, देखो बहू तुम लोग को शुरुआत में ही बता दिया जाता है, डाउनलोड ऑप्शन, अगर आपको डाउनलोड में पढ़ना है आप लैपटॉप पे जाके वेबसाइट पे ले लीजिए, ठीक है? वेबसाइट पे इसके चार्ज भी ज़्यादा रहेंगे और आराम से लैपटॉप खोलिएगा, डाउनलोड करके पढ़ते रहिएगा। बार बार किसी भी कमेंट में डाउनलोड नहीं करिए। और हॉल नंबर 1 2 के बच्चे शांति से रहोगे तो आवाज़ जाएगा, शांति से नहीं रहेंगे आवाज़ नहीं जाएगा यहाँ पे। अब ये काट देंगे यहाँ से हम। कहीं से तार और काट दिया क्या, चूहा वगैरह?
यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1 मिनट रुको बाबू, कहाँ है सब बाकी? रुक जाइए बाबू थोड़ा सा। उधर से शिफ्ट किया जा रहा है 15 नंबर में। जा रहे हैं सब बाबू उधर से। हॉल नंबर 2 वाले लोग चल जाइए 15 नंबर हॉल में, उसमें कोई टेक्निकल इशू है। एक मिनट रुको बाबू। चल गया। हॉल नंबर 2 वाले लोग चले जाइए 15 नंबर में। जितने लोग 2 में बैठे हो 15 में चले जाओ। 2 वाले 15 में चले जाए। चलिए अब ध्यान से देखते हैं, रुपया और दाम वाला समझ में आ गया। अकबर ने ना एक चीज देखा था कि टैक्सेशन बहुत जरूरी चीज है। टैक्स कितना लिया जाए कितना ना लिया जाए इसका ज्ञान होना जरूरी है। ऐसा ना हो कि राजा को टैक्स कम आए, या कभी ऐसा ना हो जाए कि जनता को बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ जाए। इसलिए टैक्सेशन को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा जरूरी था। तो उसने क्या किया, जमीन को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। जैसे पोजल भूमि, परती भूमि, चाचर भूमि, बंजर भूमि। तो जहाँ पे हर साल खेती हो सकता था उसे पोजल भूमि का, कौन भूमि, पोजल भूमि, ये सबसे बेहतर भूमि थी पोजल भूमि। इसके बाद एक परती भूमि थी, परती भूमि 1 साल का गैप होकर रहता था। एक थी चाचर भूमि, कौन सी भूमि, चाचर भूमि, इसमें 4 साल के अंतराल पर खेती होता था। और एक था बंजर भूमि, कौन भूमि, बंजर भूमि। बंजर भूमि पे कभी खेती ही नहीं हो पाती थी। तो सबसे ज्यादा टैक्स किस पे था, पोजल भूमि पर। क्या था, पोजल भूमि पर। यहाँ खेती क्या होती थी, प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष खेती होती थी, पोजल भूमि कहलाती थी। और इसमें क्या होता था, 1 वर्ष के अंतराल पर, 1 वर्ष क्या था, अंतराल होता था, 1 वर्ष अंतराल होता था, अंतराल। तो ये होती थी कौन सी भूमि, परती भूमि। और ये था 4 वर्ष अंतराल, 4 वर्ष अंतराल। ये खराब जमीन थी। और एक थी बंजर भूमि, खेती नहीं होती थी, खेती विहीन, खेती इस पे पॉसिबल नहीं थी। तो ये पोजल, परती, चाचर, बंजर जमीन की कैटेगरी थी। हालांकि ये सारा आइडिया शेरशाह सूरी का था। सारा आइडिया किसका था, शेरशाह सूरी का आइडिया था यहाँ पर। तो यहाँ पर उसने जमीन को क्या किया था, बांट रखा था यहाँ पे। और ये जमीन जो देता था सरकार, देखिए ज्यादातर जमीन कौन सी थी, पोजल भूमि। आपके गांव में भी ज्यादातर जमीन पोजल होती है। कुछ कुछ ऐसा जगह होता है जहाँ हर साल खेती नहीं होती। कोनो गढ़ा गढ़ई होता है एकदम, वहाँ पे चाचर और बंजर की कैटेगरी में चल जाता है, कभी खेती ये नहीं होता है। कभी कोई आया कुछ बो दिया, फिर फसल अच्छा नहीं हुआ, फिर छोड़ दिया यहाँ पे। और बंजर भूमि तो हर गांव में कहीं ना कहीं होता है जहाँ कोई खेती वगैरह नहीं होता है। बट ज्यादातर जमीन कैसी थी, पोजल भूमि।
ज्यादातर जमीन पोजल भूमि थी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ज्यादातर जमीन थी पोजल भूमि थी। जो जमीन कुछ जो थे वो बांटे भी गए थे। जमीन क्या कहते हैं? बांटे गए थे। जैसे जो सरकारी जमीन थी उसे कहा गया था खालसा भूमि। कौन सी भूमि? खालसा भूमि। और जो बांट दिया गया था उसे जागीर भूमि। जागीरदारियों को बांटने जाने वाली जमीन जागी भूमि। कौन सी? जागी भूमि या जागीर भूमि। जागी या जागीर भूमि। जागी या जागीर भूमि ये जागीरदारों को दिया जाता था। पै बाकी, इसके बाद कौन सी जमीन थी? पै बाकी। पै बाकी, पै बाकी भूमि, पै बाकी भूमि। और एक मददे मास, मददे मास, मददे मास भूमि। ये मास 3-4 टाइप की जमीन होती थी। देखिए ये तो उपज के आधार पर देख लिया हम लोग। किस आधार पर देखे? उपज के आधार पर। जमीन को किस आधार पर देखे? उपज के आधार पर हम लोगों ने भूमि को देख लिया कि पोजल भूमि, परती, चाचर, बंजर, ये सब भूमि जो थी वो उपज के आधार पर थी। अब ये भूमि है किसके पास? पोजल भूमि है, बहुत अच्छी उपज की है। अब राजा के पास है या फिर वो किसी अधिकारी के पास है? आगे बढ़े, देखिए ध्यान से। तो खालसा भूमि किसके पास थी? सरकार के पास, यानी राजा के पास। किसके पास रहती थी? राजा के पास। ये सारी जमीन राजा के पास। अब वो जमीन जो खालसा भूमि है वो पोजल भी हो सकती है, परती भी हो सकती है, बंजर भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तो ये तो उपज के आधार पर बनाया गया है यहाँ पर। अब जागीर भूमि ये उसके अधिकारियों के पास, मनसबदार, मनसबदार, मनसबदार उसके क्या थे? अधिकारी। मनसबदार या अधिकारी। तो ये अधिकारी के पास था। किसके पास था? अधिकारियों के पास। लेकिन कभी कभी क्या होता था कि अधिकारियों की जो सैलरी देनी थी वो कभी फसल खराब हो गया, तो इनको डिसाइड था मनसबदारी में कि इन्हें अपनी सैलरी इस खेत से टैक्स के रूप में ले लेना है। तो ये लोग सैलरी इन हैंड नहीं लेते थे, बल्कि इन्हें जितनी सैलरी लेनी थी उतने का वो जाके टैक्स कलेक्ट करके लेके चले आते थे। इससे अकबर को डबल फायदा होता था। एक तो सैलरी देने का झमेला खत्म, और दूसरा टैक्स खुद क्यों वसूलेगा? ये अपनी सैलरी के नाम पे उतना टैक्स को क्या करेंगे? वसूल के लेके आएंगे। लेकिन कई बार फसल खराब हो जाती थी, और फसल खराब होने की वजह से खेती उतनी नहीं हो पाती थी। तो अकबर घोषणा कर देता था कि इस बार टैक्स कम देना है। तो जनता को तो फायदा हो जाता था टैक्स कम देना है, लेकिन वो टैक्स किसको जाता था? अधिकारियों को। क्या था? अधिकारियों को। तो इनको तो घाटा हो जाएगा। तो घाटे की पूर्ति के लिए या तो इन्हें अकबर अपनी जमीन में से टैक्स दे, पैसा दे, या तो कोई ऐसा जमीन दे दे, कह दे कि एक काम करो यहां से भी जाके थोड़ा सा टैक्स ले लो, बस इसी साल के लिए। समझ गए? एक्स्ट्रा। क्या हो? एक्स्ट्रा। तो लॉस मेंटेन करने के लिए किसे रखा गया था? अगर कोई लॉस हो रहा है तो लॉस मेंटेन कैसे होता था? कैसे? पाए बाकी। और दान देने वाली जमीन, मदद में या दान में देने वाली जमीन, मददे दान, मदद या दान में देने वाली जमीन, मदने मास, मदद या दान में दी जाने वाली जमीन, मददे मास। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जमीन के स्वामित्व के आधार पर जमीन कितने टाइप का? 4। राजा के अधीन है तो खालसा, मनसबदारों के अधीन है तो जागीर, लॉस मेंटेन वाली बाकी, दान या मदद के लिए मददे मास। हाँ, मददे मास। आगे बढ़े, बताइए सबसे ज्यादा खेती किस पे होती थी? पोजल। किस पे? पोजल। पोजल पे खेती होती थी। यहाँ पर अकबर के समय टैक्स वसूलना बड़ा, किसी भी राजा के लिए टैक्सेशन एक बहुत जिम्मेदार वाला चीज रहा है। सारा पैसा टैक्स से ही आता है, और टैक्स में चोरी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए यहाँ पर कैसे टैक्सेशन किया जाए इसका देखने के लिए कई विधि लाया गया, जिसमें एक विधि थी जाब्ती प्रणाली। जाब्ती प्रणाली। कौन सी प्रणाली? अरे ती इधर से रहेगा ना, ठीक था। जाब्ती प्रणाली, जाब्ती प्रणाली। अब ये प्रणाली जो थी ये उतनी अच्छी नहीं थी। जाब्ती प्रणाली में भूमि की नाप के आधार पर टैक्स लिया जाता था। इसमें टैक्स कैसे लिया जाता है? भूमि के नाप, माप, भूमि का माप मतलब एरिया। भूमि के एरिया के आधार पर क्या लिया जाता था? टैक्स। टैक्स इससे क्या है कि फिक्स कर दिया गया कि 10 बीघा पर इतना टैक्स, 10 बीघा पर इतना टैक्स। अब ये बताओ, सबकी 10 बीघा की जमीन तो जरूरी नहीं है कि पोजल ही हो। अगर किसी की 10 बीघा जमीन पर आपने क्या है कि 1 कुंटल टैक्स देना पड़ेगा गेहूं,
10 बीघा पर 1 कुंटल गेहूं टैक्स देना है। तो अगर किसी की जमीन पोजल है तब तो वो आराम से 1 कुंटल दे देगा, लेकिन अगर किसी की परती है तो उसको लॉस होगा। और सोचिए अगर किसी का चाचर या बंजर है तो उधार लेके उसको टैक्स देना पड़ेगा, देगा कहां से? वहां पे कर्जा लेना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग को समझ में आ रहा है? क्या समझे लोग? आप लोग बताइए, लोग जमींदार लोग, जमींदार लोग गलत समझ गई, गलत समझ गई जमींदार। ना ना, गलत समझ गई जमींदार। ई कह रही तो एकदम समझ गए सर। जाप्ती प्रणाली मतलब जिसके पास जमीन है वो तो टैक्स दे देगा, और जिसके पास जमीनें नहीं है वो कहां से टैक्स देगा? जा, जमीन जिसके पास रहेगा वही टैक्स देगा, लेकिन जमीन की कैटेगरी भी तो होनी चाहिए। जिसके पास उपजाऊ जमीन है उसे टैक्स देने में कोई दिक्कत नहीं, जिसके पास बंजर जमीन है उसको टैक्स देने में बहुते दिक्कत। गलत समझी थी? हाँ, अभी भी करिए कि नहीं सर? हाँ, थोड़ा सा मेरा कान भी खराब है। गलत नहीं बोली थी, बोलने में दिक्कत हो गया था। आगे बढ़े। आप लोग से कभी गलती नहीं होता है जी। ऑनलाइन वाले बता लो, बबनी से गलती हुआ था? हमसे हो गया। नहीं, अच्छा ट्राई की थी कम से कम। आगे बढ़े। तो बताइए, जाप्ती प्रणाली सही था? अमूमन टैक्स इसी आधार पे आज भी लिया जाता है, जाप्ती प्रणाली पे। जैसे आपके खेत का रसीद कटता है ना, साल भर का 400-500 रुपया कटता होगा। अब ये बताइए, अगर किसी का चौराहा पे है, मेन सड़क पे, तो ओकरो उतने कट रहा है। समझ में आया? कौन का चौरा में है ओकरो उतने कट रहा है। ये अलग है कि मकान बना लिए हैं तो थोड़ा सा ज्यादा कटेगा टैक्स, लेकिन खेत में देखिएगा ना कि 10-20 बीघा अगर आप चल जाइएगा आगे आगे, तो उपज क्षमता क्या हो जाती है? घट जाती है। उपज क्षमता घट जाएगी या बढ़ जाएगी। तो जाप्ती प्रणाली अकबर ने कहा कि यार ठीक नहीं है, एक काम करो, इसमें सुधार करो। तो लोगों ने कहा कि एक काम करते हैं, सुधार कैसे करते हैं हम लोग। तो जाप्ती प्रणाली में भूमि की माप कराया, उस आधार पे किया, कहा कि देखो बंजर वाले के लिए अलग रेट डिसाइड करो, और चाचर वालों के लिए अलग, और पोजल वालों के लिए अलग। आगे अरे भैया ये तो आफत हो जाएगा। सब कहेगा हमारी जमीन बंजरे है, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये भी व्यवस्था गड़बड़ हो गई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसके बाद आई आईने दहसाला। आईने दहसाला को छोड़ी, उसके बाद आई कनकूत प्रणाली। कौन सी प्रणाली? कनकूत प्रणाली। तुम ही बताओ क्या था कनकूत प्रणाली? देख के बताओ, देख के बताओ। चलिए अब ध्यान से देखते हैं कनकूत प्रणाली। इसके बाद कौन सी प्रणाली थी? कनकूत प्रणाली। देखिए एकदम ध्यान से पढ़ रहा हूं। कनकूत प्रणाली, ये प्रणाली जो था ये पार्टनरशिप के तौर पे था एक तरह पे। कनकूत प्रणाली में उपज का एक फिक्स हिस्सा, उपज का कुछ प्रतिशत, जैसे जितना उपज हुआ तो उपज का एक कुछ प्रतिशत क्या था? कुछ प्रतिशत टैक्स देना था। ये तो पार्टनरशिप हो गया। पार्टनरशिप हो गया कि नहीं? जितना उपज करेंगे उसका 20% क्या दे देना है? टैक्स। उपज का क्या दे देना है? 20% टैक्स। उपज का 20%। वो जमीन के हिसाब से, जमीन पे खेती हुआ नहीं हुआ, बंजर था, दह गया, बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, उससे मतलब नहीं। इतना एरिया है, उस एरिया पे हमको इतना टैक्स चाहिए। वो ज्यादा खतरनाक था। ये वाला किसानों के लिए अच्छा था। कनकूत प्रणाली किसानों के लिए अच्छा था। कैसे अच्छा था बाबू? उपज का कुछ परसेंट, उपज का कुछ परसेंट, जैसे उपज का 20% निर्धारित कर दिया, उपज का 30% कर दिया, तो दिक्कत नहीं होगा। क्या हो गया इनको? तबीयत खराब? जन आगे बढ़े। उपज का फिक्स अगर परसेंटेज डिसाइड हो जाता था तो क्या हो जाता था? उसे कनकूत प्रणाली कहते थे। क्या कहेंगे? इसमें राजा को दिक्कत होने लगा। अब आप बताइए, कर एक सपोज कीजिए 100 केजी गेहूं हुआ है, और इस पे 100 केजी पर राजा को देना है 20%। कितना परसेंट? तो राजा का होना चाहिए 20। तो क्या कहेगा ना, खेतों में से 40 किलो गायब कर देगा।
खेते में से 40 किलो गायब कर दिया, धीरे 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 गायब कर दिया। ले जाया कांटा पे तौलवाने 60 किलो, तो दिक्कत हो जाएगा। अकबर ने कहा कि अरे यार इनकी भलाई करो तो ये हमारे पीछे पड़ जाते हैं सब, हम ही को गरीब बना देगा सुई, इनकी भलाई करेगी क्या करे। तब इसने ना टोडरमल के सहयोग से क्या कहा कि एक काम करो, हाँ ये दोनों प्रणाली खत्म करो, ये दोनों ही प्रणाली खत्म करें। इसके जगह पे आएगा आइन ए दह साला, आइन ए दह साला, क्या आएगा आइन ए दह साला, ये वाली प्रणाली आएगी। तो क्या था ये समझिए, इसमें कहा गया कि एक काम करिए, जिसका भी जमीन है, खेत है, जो जमीन है वो तो पहले से टैक्स देते आ रहा है, इस साल दिया होगा, उससे पहले भी दिया होगा। तो उस खेती में अगर हम 10 साल का रिकॉर्ड उठाएं तो उसमें सूखा भी पड़ा होगा, बाढ़ भी आया होगा, कभी फसल अच्छी हुई होगी, कभी फसल खराब हुई होगी, तो 10 सालों में हर लक्षण दिखा दिया होगा जमीन। तो कहा अकबर ने कि जितना जिसका खेत है, सारे खेत के 10 सालों का रिकॉर्ड लाइए, 10 सालों में कब वो टैक्स ज्यादा दिया, कम दिया, एवरेज दिया, पूरा 10 सालों का जब निकाल के एक औसत वैल्यू निकलेगा कि नहीं, एक एवरेज वैल्यू निकल जाएगा। तो 10 सालों के एवरेज वैल्यू निकाल के जब टैक्स का निर्धारण किया गया तो उसे कहा गया आईने 10 साल। अब कोई मतलब नहीं फसल खराब हुआ या सूखा पड़ा या आपका पैदावार को आग लग गया या फिर चूहा खा गया, मुंह से उलहर दिया खेत, उससे उसको मतलब नहीं है। फिक्स है भैया कि आपको इतना टैक्स देना है। इससे अकबर को भी डिसाइड करना इजी था, राजा को भी, कि उसे कितना टैक्स एक्चुअल प्राप्त होने वाला है, क्योंकि सरकार जो है वो टैक्स के हिसाब से ही अपना सारा खर्चा वर्चा चलाती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? टैक्स नहीं दीजिएगा सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, बिना टैक्स आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, वो डिपेंड करेगा किस आदमी को दान देना है। नहीं समझे? जैसे इनका कहना है कि सर एक जमीन थी मददे मास जो दान में दी जाती थी, तो अगर दान देना है तो पोजल वाली जमीन देता था, परती देता था, या चाचर या बंजर। अब जैसे इसको दान देना है तो बंजर दे देगा जैसे इसको दान देना रहे क्या दे देगा? बंजर। पता नहीं अकबर का हिम्मत क्या कि इन लोग को बंजर जमीन दान में दे, मुंह में फेंक दी, रख ले अपन, नहीं जा बनते बुला के यहाँ पे। नहीं समझा? आप लोग लीजिएगा बंजर जमीन दान में? हाँ, आप लोग बताइए, जमींदारी कोटा कोई दिक्कत नहीं ना? बेचारी सबको ठंडा लग रहा है। आज आपको फील होता होगा कि बराबरी का मतलब क्या होता है। हमेशा फील हो, आज तो आप प्रैक्टिकली फील हो रहा होगा, हो रहा है ना? ठीक है, तब आप बहुत ईमानदार है जी। इतना ईमानदार लड़की, कितना ईमानदार है यहाँ पे, इसका मंदिर उंदिर बनाया जाए। हाँ, इधर कहीं बना दिए जाए छोटा छोटा, तुम लोग प्रणाम करके आना लो। इतना ईमानदार, आगे बढ़ते हैं। किसी को दिक्कत? अब बताइए, जमीन दान में देनी है तो डिपेंड करता है ना किसको दान में। जैसे आप लोग भी दान देते रहते हैं, जैसे ब्याह शादी में देखिएगा ना कि अब किसी के यहाँ ब्याह पड़ेगा ना तो सबको कपड़ा उपड़ा दिया जाता है, तो उस कपड़ा में से कई कैटेगरी के कपड़ा आता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कई बढ़िया बढ़िया देखेगा कि रे बकलूल है, तनिए से दे दो। आप अमूमन देखिएगा जो सबसे गरीब होगा ना उसको सबसे खराब कपड़ा देगा सब, जबकि ये उल्टा है, जो सबसे गरीब होगा उसको सारे कपड़े में से सबसे खराब कपड़ा दे देगा, और जो अमीर होगा ना उसको सारे कपड़े में सबसे अच्छा कपड़ा दे देगा, जबकि उसको कुछ नहीं दीजिएगा तब वो चलेगा, आपके कपड़ा भरोसे बैठल है वो। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, उल्टा चलता है यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं आ गया? और एक और भी चीज है ना, हमारे यहाँ गरीब के प्रति सिंपैथी दिखाई जाती है, अच्छी चीजें दिखाना चाहिए, बट अमीर को ना एक निगेटिव के तौर में प्रस्तुत कर दिया जाता है। जबकि हकीकत में देखेंगे तो गरीब आदमी मेहनत किस लिए करता है? ताकि वो भी अमीर हो सके। तो गरीब के प्रति सिंपैथी, दया का भाव होना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन कभी ये नहीं होना चाहिए कि जो अमीर है उसको निगेटिव देख ले। भाई वो मेहनत करके गया है, पैसे का तो पेड़ किसी के यहाँ नहीं लगता है, उसने मेहनत किया है और टाइम पे मेहनत किया है यहाँ पर। अब
कोरोना में मास्क बेचेंगे तब ना चलेगा जी। अबे लेके मास्क का कारखाना डाल दीजिए, कौन खरीदेगा? टाइमिंग भी बहुत मायने रखता है, जगह भी बहुत मायने रखता है। आप पंजाबी मोहल्ले में जाके सैलून खोल दीजिए, कौन बाल कटाने आएगा आपके? नहीं समझ में आया? हाँ हाँ, सब बहुत मायने रखता है, बिहेवियर वगैरह। चलिए अब ध्यान से देखते हैं। तो बताइए, मदद में दी गई जमीन कोई फिक्स थोड़ी है कि राजा कौन सा देगा, यहाँ पे डिपेंड करेगा किसको देना है। बताइए आपको, ये तीनों प्रणाली में, जापती प्रणाली में तो फिक्स था जमीन, इतना खेत तो इतना टैक्स देना है, समझा? इसमें किसान को घाटा लगता था। कंकूत प्रणाली में जितना उपज हुआ उसका कुछ परसेंट टैक्स देना है, इसमें राजा को घाटा लगा देता था सब। नहीं देखिएगा, बटैया होता है ना कि हम आधा दे दियो में से, तो इनसे आगे पीछे हो जाता है, नहीं हो जाता है। खेती में ज्यादा फायदा उदा नहीं है, समझ में? बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। जिसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? जिस टेक्निक से अकबर के समय खेती होता था ना, एग्जैक्ट वही टेक्निक से अभी भी खेती होता है। हाँ, जिसको ज्यादा खेत होता है उसको प्रॉफिट होता है। एक बात बताओ, ज्यादा खेत और ज्यादा प्रॉफिट हो गया तो क्या मतलब बना? खर्चा भी ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे। बस ये है कि कटिया के बाद एकदम बेचिएगा तो एक बार मुफ्त पैसा आएगा, तो थोड़ा सा लगता है कि पैसा आया है यहाँ पे। तो अभी सबसे ज्यादा जरूरी है खेती में तकनीकी क्रांति की। किस क्रांति की? तकनीकी क्रांति की। और तकनीक क्रांति बहुत ज्यादा जरूरी है। खेती, किसान लोगों को भी शिक्षित होना जरूरी हो जाएगा यहाँ पे। और शिक्षा के अभाव में यहाँ पे जितने किसान हैं उन लोग के अकाउंट में जो पैसा आता है, उस सारे पैसा से कहेगी सरकार इससे बस डीएपी या यूरिया सस्ता दे दीजिए, पैसा नहीं दीजिए, डीएपी दे दीजिए। नहीं समझे? का पैसा मत दीजिए हमको, डीएपी यूरिया बीज ये सब दे दीजिए, यहाँ पे नहर और पहुंचा दीजिए। काहे पैसा दे रहे हैं यहाँ पे हमरा? लेकिन वो बेचारे यूनिटी ही नहीं है उनके पास। सोचिए, आपको समझ में आता है लोकतंत्र में सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ता है? आप किस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं। मोदी जी गए मालदीव में, वो क्या था? एक प्रस्तुतिकरण था। इतना बवाल नहीं होता जब तक वो कम बुद्धि वाले जो मंत्री बने हैं सब वहां पे कमेंट नहीं करते। सर खत्म कहानी। मालदीव में एक हमारा भी वीजा खो दिया, हम भी कहियो जैबो करेगा आदमी तो इसी उद्देश्य से कि तुमको डाउन दिखाना है। देखो लक्षद्वीप से तुमसे अच्छा है, ये एक उद्देश्य समझ रहे ना कि देखो बबुआ ये मालदीप है और ये लक्षद्वीप है, उससे ज्यादा बेटर ये है। उसको पता नहीं चला, उसने 140 करोड़ लोगों से दुश्मनी ले लिया। उसमें एक तो हम भी हैं, और हमारे कितने लोग हैं जिनको हम तो कोनों का ना, अब देखिएगा ना हमारे जितने लोग जाएंगे अगर ना मालदीव में से फोटो पोस्ट करेंगे तो नीचे हम भी लिखेंगे। ये सब हम जो लिखेंगे तो बहुत धंस जाता है एकदम, यार लिखेंगे बढ़िया बात हम एकदम खतरनाक बात लिख देते हैं यहाँ पे। तो देखिए संदेश देना बहुत बड़ा मायने रखता है। तो वहां जाके उन्होंने क्या दिया संदेश? ऐसा नहीं है कि किसान जो है पैसा लौटा देगा तो वापस चल जाएगा, लेकिन एक बार अगर 10,000 किसानों ने कर दिया तो पूरे देश में बड़ा संदेश जाएगा। बाप रे, किसान जागरूक हो गया हो, खैरात ना लेगा वो, उसको अधिकार दे दीजिए। और हकीकत में देखिए ना, आपको 2 बोरा डीएपी दे दे, मत दे 500 रुपया। नहीं समझे? हम खत्म। जो हर 2 महीना पे पैसा आता है, हर 2 महीना पे कभी डीएपी आ जाए, कभी बीज आ जाए, कभी यूरिया आ जाए, पोटास आ जाए, वही ठीक है यहाँ पे। बाकी पैसा लेते जाइए आप। बीज खैर तो डुप्लीकेसी एक अलग चीज हो जाती है। समझा गया? सबसे अच्छा प्रणाली क्या था? कितने साल का औसत था? 10 वर्ष का औसत। 10 वर्ष का क्या था? औसत। सबसे बेस्ट प्रणाली आईने 10 साल। अकबर को फिक्स था इस बार टैक्स आएगा, खेती अच्छा हो या खराब हो, खराब हो अगली बार, अच्छा होगा तो फिर भी इतना देना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़ जाए। आईने 10 साल। अकबर के समय नौरत्न थे। हालांकि अकबर ने सभी धर्मों के बीच में समन्वय बनाने की कोशिश किया था। अकबर के दरबार में हर एक धर्म के लोग बेहतर ढंग से रहते थे, सबको अकबर ने संरक्षण दिए हुए था। आप देखेंगे सिख धर्म को लेके, सिख धर्म के चौथे गुरु अगर देखेंगे किस धर्म का? सिख धर्म को। सिख धर्म, जैन धर्म, पारसी, पारसी धर्म, ईसाई, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म। इस्लाम को तो खुद मानता था,
इस्लाम धर्म। बौद्ध धर्म के यहाँ इनके समय में उतने विशेष लोग नहीं थे। सिख धर्म में चौथे गुरु का नाम क्या था? गुरु रामदास। गुरु रामदास। गुरु रामदास। गुरु रामदास को कितनी जमीन दी गई है? 500 बीघा। 500 बीघा जमीन किस लिए? अमृतसर की स्थापना। जैन गुरु में हरि विजय प्रभासूरी। जैन गुरु में हरि विजय प्रभासूरी। हरि विजय प्रभासूरी। हरि विजय प्रभासूरी। पारसी धर्म में दस्तूर मेहर जी। दस्तूर मेहर जी। दस्तूर मेहर जी ये किस धर्म के थे? पारसी में। एका बीबी। एका बीबी। एका बीबी ईसाई धर्म से। एका बीबी ईसाई धर्म से। पुरुषोत्तम दास। पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन किस धर्म के थे? हिंदू धर्म के। इस्लाम थे शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती के ही नाम पर इसने अपने बेटा जहांगीर के बचपन का नाम सलीम रखा था। बचपन का नाम क्या रखा था? सलीम। तो शेख सलीम चिश्ती से प्रेरित होकर अकबर ने अपने बेटे जहांगीर, क्या नाम था उसका? जहांगीर का असली नाम जहांगीर। जहां मतलब होता है दुनिया, गीर मतलब रक्षा करने वाला या राजा। जहांगीर दुनिया का राजा। जहांगीर के बचपन का नाम क्या रखा था? सलीम। इनको लगा था कि सलीम नाम रख देंगे तो साधु संत की तरह नेक विचारधारा का होगा। पूरा पियक्कड़ निकला हुआ और उसको हर 2-4 दिन पे कोई ना कोई पसंद आ जाती थी। किसे? जहांगीर को। जहांगीर को। इसकी सोच राजा की तरह नहीं थी। राजा और बड़े लेवल की सोच होती है कि भैया हमको ये सब चीज में जाना ही नहीं है। ये बेरोजगार की शौक होती है, यो ठीक लग रहा है, वो ठीक लग रहा है, सब ठीक लग रहा है। मतलब वो खलिया कितना बैठल है, समझ में आ गई नहीं यहाँ पे? तो उन सब की अलग थिंकिंग रहती है। तो इसके पास राजा वाली थिंकिंग नहीं थी, बकलोल वाला था, बेरोजगार वाला था थिंकिंग यहाँ पर। बड़ी बियाह करता था वो। इसकी एगो पत्नी सुसाइड कर ली थी एक लक्षण देख के। कोई को पत्नी नहीं खराब लगेगा? हाँ, एक पत्नी एगो सुसाइड कर ली थी। भाई एक हमेशा कोनो ना कोनो पसंदे आती है। जाके पत्निया से बताता था आज हम रही पसंद आई नहीं समझा? तो बेचारी सुसाइड कर ली। हमको ही नहीं समझ में आया कि सुसाइड की तो अकेले का है की दोनों को ले जाती। हम जिए मरेंगे साथ की दुनिया याद कर। ज्वाइंट सुसाइड। ज्वाइंट खाता नहीं होता है ज्वाइंट सुसाइड। पता नहीं कहा है। जब जा ये रहे हो, इतना कैपिटल पनिशमेंट अपने आप को दे रहे हो, सबसे बड़ी सजा दे रहे हो, तो फिर उसको क्यों छोड़ रहे हो जिसके वजह से है नहीं समझे? इतना चीज दिमाग में बैठा लो हमेशा। जो आपको पसंद नहीं करता है वो कभी नहीं करेगा। चाहे सैड सॉन्ग सुनो, चाहे हाथ काटो, नस काटो, जर के मर जाओ, सुसाइड कर लो, कभी नहीं हो सकता है। और एक युवा पीढ़ी इस चीज में बर्बाद हो गई है। लड़का को लगता है कि सैड सॉन्ग सुनेंगे, रोएंगे, गाएंगे, नहीं 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 होगा बाबू। ये खुद को बहलाने के लिए एक है रास्ता है। और लड़की लोग भी कि जो आपको, लड़का या लड़की दोनों, ये यंग एज में जो आपको पसंद नहीं करता है कभी नहीं करेगा, कभी नहीं। यहाँ पे चाहे आप कुछ भी कीजिए। फिल्म में दिखाता है कि हीरोइन का बियाह हो गया, ये साधु बन गया है। रे छोटा साधु बन गया तो तुम कहीं और जाओ ना। ओके ससुरालवा जाके चल जाएगा, मैं साधु बन गया। रे नकली साधु नहीं समझ में आ गया? अब ओकरे घर भी भिक्षा मांगने चले जाना और देख के रोएगी टेंशन। गजब हाल है यहाँ पे। सर कलम करके जख्म पोछने निकले हैं। इसको साधु बन के जाना चाहिए, ब्याह करके मिठाई लेके जाना चाहिए। हम कह ले लो ले। नहीं समझे? ये थोड़ी होना चाहिए। यहाँ पे बर्बादे हो गए। यहाँ पे तुमने जो दिया है वो एक मामूली खरोच है। हम जख्म इतनी गहरी देंगे कि 7 पुश्ते याद रखें। यंग एज के बच्चे लोग बचिएगा आप ये सब चीज से। ये सब जहांगीर के चक्कर में नहीं पड़ना, लड़का लड़की सब लोग, ठीक है।
देखिए गरीबी अमीरी मायने रखता है। आप केवल अपने आप को ये दोष नहीं, देखिए बाबू का कहना है कि गरीबी भी एक कारण बनती है। देखिए लड़का कामयाब हो और लड़की खूबसूरत हो, प्रेम 2 मिनट में हो जाता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो थोड़ा अपना साइड हो जाइएगा। और ये संसार में अपनी लड़की लोग ध्यान से समझिएगा, ये भले कहता है दिल अच्छा होना चाहिए, लेकिन ये सब सौंदर्य प्रेमी है, सब कहने के लिए है सब यहाँ पर। और उसके बाद से 4 को सुनाएगी हेन तेन तो कहेंगे कि वह बोलती है ही। तुम्हारा सूरत देख के लाए थे, सूरत ठीक मिल गया, तुमने कब उसका नॉलेज देखा, कब उसकी विचारों की गहराई देखा? कभी तो तुमने फुर्सत ही नहीं देखा। यहाँ क्या होगा यहाँ पर? समझ में आया कि नहीं आ गया? यार ये संसार है, चलते रहता है। यहाँ पे एक एज होता है जिस एज के बाद आपको ये सब चीज लगता है यार अभी खिलौनों से कोई लगाव है। एक दौर आएगा जब ये सब से कोई लगाव नहीं रहेगा। चलिए आगे का क्लास कल करेंगे।